हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, साथ ही साथ बोट एंड स्ट्रीम से जो भी क्वेश्चन सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं उन सबको टाइप वाइज कवर करने वाले हैं। और देखिए, इसमें टाइप वाइज कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि चैप्टर ज़्यादा है। बोट एंड स्ट्रीम भी मैंने शामिल कर लिया है क्योंकि ये भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही हिस्सा है। तो ऐसे में टाइप एक तरह का मिलना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए फिर भी जो टाइप एक तरह का मिला है उसको मैंने कवर कर दिया है। और जैसा कि आपको पता हुआ कि पिछला मैंने अलजेब्रा का जो वीडियो बनाया है उसमें टोटली टाइप वाइज मैंने कवर किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो। चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अपना कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिससे मुझे ये पता चले कि कितने लोग देखते हैं। और साथ ही साथ आप सजेशन भी दे सकते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक मुझे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, यहाँ पे पहला सवाल अपने पास है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और 170 मीटर लंबे पुल को वो 36 सेकंड में पार करती है, तो आपको बताना है रेलगाड़ी की चाल क्या है। काफ़ी आसान सा बात है, आप यहाँ पे ये बात समझ सकते हैं। कई तरीक़ों से इसको समझा जा सकता है। देखिए, एक तरीका तो जो आसान है वो ये है कि आप समझिए कि इस 12 सेकंड में वो केवल ट्रेन के बराबर चली है दूरी, लेकिन 36 सेकंड में वो ट्रेन को भी चली है, यानी कि ट्रेन की लेंथ के बराबर भी चली है, और साथ में 170 मीटर लंबे पुल को भी चली है। आप ये बात समझते हैं कि नहीं? एक मिनट रुकिए। ट्रेन और प्लस 170 मीटर। आपको ये बात पता होगा कि जब कोई भी ट्रेन एक खंभे को पार करती है तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली में ट्रेन की लेंथ के बराबर ही होता है, लेकिन जब वह पुल को पार करती है तो वहाँ पर डिस्टेंस जो होता है वो ट्रेन की लंबाई और प्लस में पुल की लंबाई जुड़ता है। तो यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि 12 सेकंड में वो ट्रेन के बराबर तो चल ही दी है। अगले बार भी जब वह पुल को पार करेगी तो आपको पता है कि उसमें पुल की लंबाई यानी कि 170 और ट्रेन की लंबाई दोनों चलेगी, और ऐसे केस में उसको 36 सेकंड लग जाते हैं। आपको भी पता है कि इसमें केवल ट्रेन को अगर चलता हुआ तो केवल ट्रेन को चलने में उसको 12 सेकंड का टाइम लगता, क्योंकि शुरू में ट्रेन के बराबर चलने से 12 सेकंड लगा है। तो आप ये बात कह सकते थे कि 36 सेकंड में अगर 12 सेकंड केवल ट्रेन को चलने में लगा तो बाकी का जो 36 में से 24 सेकंड बच गया, इस 24 सेकंड में वो इस 170 मीटर की दूरी को चला होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्पीड लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस का मतलब कितना है, 170 मीटर की दूरी चला है वह कितने समय में? 24 सेकंड में। ठीक है, 170 की दूरी वो कितने समय में चला है? 24 सेकंड में। और ये स्पीड हो गया, और इस स्पीड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप 18/5 से इसको गुना कर दीजिए। तो ये 5 से कट जाएगा आपका कितने बार में? 5 तियाँ 15 और 5 चौके 20, 34 बार में। और ये 4 छक 24 और ये 3 छक 18, यानी कि 34 तियाँ होता है 112/4, और डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 दूना 8 और 102 आएगा ना। 34 तियाँ 4 तियाँ 102 आएगा। बोलूँ कहाँ गलती हो गया यार, 102 आएगा, 102/4, और इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको 25.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? सही उत्तर है। आसान सा सवाल था, इसमें और भी तरीके आप लगा सकते हैं, तमाम तरीके हैं, लेकिन ये आसान है मेरे हिसाब से। फिलहाल आप दूसरे सवाल को देखिए। दूसरे सवाल में है कि एक वृत्ताकार उद्यान है जिसकी रेडियस है 42 सेंटीमीटर, और इसको 8 राउंड घूमने में यानी कि 8 चक्कर लगाने में आपको बताना है कि तय की गई कुल दूरी क्या होगी, और पाई की वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि अगर पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है तो आप ये ऐसे केस में आपको पता होगा कि हम ज़्यादातर 11 का मल्टीपल ढूंढते हैं कि क्या 11 से कटने वाला आंसर हो सकता है। तो आप एक बार चेक करके देखो, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 11 से ये नहीं कटेगा। इसको आप चेक करेंगे तो ये 3 और 4 7 है, और 8 और 2 10, अंतर 3 का आ रहा है, नहीं कटेगा। ये 4 और 6 10 है, और ये 2 2 4 है, यानी कि अंतर 6 का आ रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। एक ऑप्शन बच रहा है जो 11 से कटेगा, तो यही आंसर है। फिलहाल आप इसको पूरा बनाना चाहें तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप ये ध्यान रखिए कि जब भी वृत्ताकार चक्कर पर घुमा जाता है, ठीक है, वृत्ताकार चक्कर को आप जब भी घूमिएगा तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होता है दोस्त? तो आप समझेंगे कि एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होता है वो 2πr के बराबर होता है, यानी कि परिधि के बराबर होता है। और यहाँ पर 8 चक्कर की वैल्यू बतानी है तो आप 8 से गुना कर सकते थे बस, और ये आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आपको ये भी पता होगा, स्टैंडर्ड सर्कल अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि रेडियस 7 रहने पे जो 2πr आता है यानी कि परिधि आता है वो 44 आता है। लेकिन हमारे पास जो रेडियस है वो 42 है, यानी कि आप बोलेंगे कि ये 6 टाइम्स है। तो अगर रेडियस 6 गुना है तो आप बोलेंगे कि परिधि भी 6 गुना हो जाएगा, और परिधि को 6 गुना
करने का मतलब है कि परिधि हो गया 44 गुना में 6, और आपको पता है कि ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है जो परिधि के बराबर है, लेकिन यहाँ पर 8 चक्कर की बात है तो आप 8 से मल्टीप्लाई कराते तो आप इससे ऐसे गुना करके भी आप 2112 को ला सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप ऑप्शन से जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन आपको जैसे ही 2 ऑप्शन मिला आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 ऑप्शन अगर आप फाइंड कर लिए कि 2 ऑप्शन 11 से कट रहा है तो ऑप्शन के तरीके को छोड़कर और बनाने पर निकल पड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखें दोस्त, इस सवाल में क्या है अपने पास कि इसको आप समझ लीजिए, हिंदी वाले में थोड़ा सा एरर है, पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी हो सकता है नहीं है, तो मैं इंग्लिश वाले से बात आपको कवर कर देता हूँ कि क्या है सवाल यहाँ पे। ए और बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ए और बी जो हैं वो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई स्थानों से। आगे कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम, यानी कि वो क्रमशः एक ही टाइम पे चलना शुरू किए हैं। आगे आपको दिया गया है कि स्पीड ऑफ ए इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि बी के चाल से ए का चाल कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। और आपको बोला गया है कि आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक 2.5 आवर्स एंड x आवर्स नाउ टू रिच y एंड x रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। आप पूरा केस समझिए, यहाँ पर मैं बाई डायग्राम आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या केस है कि 2 प्लेसेज हैं x और y, और x से a चलता है y की तरफ, ठीक है, और y से b चलता है कहाँ पर, x की तरफ। और रास्ते में जब ये मिल जाते हैं तो y को x तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, ये कह रहा है कि a और b, बिल्कुल, यानी कि ए वाले का टाइम दिया है आपको, सॉरी, ए को वाई तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 2 सही 1/2, यानी कि 2.5 घंटे लगते हैं इसको। 2.5 घंटे का मतलब 5/2 घंटा, ठीक है। और वाई को एक्स तक आने में टाइम लगता है एक्स आवर्स। तो आपको इस एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि वाई को यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा ये आपको बताना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी बीच में मीटिंग पॉइंट होता है और इसके बाद आने जाने का इनका समय और स्पीड दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में जो रिलेशनशिप चलता है वो ध्यान रखिएगा कि ऐसे कंडीशन में हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि अगर इस केस में आप फार्मूला नहीं लगाएंगे तो दूसरे तरीके में आपको लंबा पड़ जाएगा तरीका, ठीक है। तो आपका काम है और हमारा काम है कि शॉर्टकट बताना, आपको वो तरीका बताना जिससे आप समय बचा पाए वहाँ पर। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको फार्मूला पे ले आता हूँ, ठीक है। वैसे ज़्यादातर मैं फार्मूला कंसीडर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जो कम समय ले वही मैं कंसीडर करता हूँ, चाहे वो फार्मूला हो या कुछ और हो, समय कम लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है अपने पास कि आप देखेंगे कि ऐसे कंडीशन में जब बीच में मीटिंग पॉइंट होता है और उसके बाद आने जाने का समय दिया हो, तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है S1/S2, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होता है ये बराबर होता है T2/T1 के स्क्वायर रूट के बराबर। तो यहाँ पे आप बोलेंगे S1/S2, S1 यानी कि ए की चाल, S2 बी की चाल। तो ए की चाल 20% ज़्यादा है, यानी कि आप कहेंगे कि बी की चाल अगर 100 होगी तो ए की चाल 120 होगी, और इतना बराबर हो जाएगा रूट अंडर, दूसरे वाले का टाइम तो आपको x दे रखा है और पहले वाले का टाइम है 5.5, यानी कि 5/2। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से 6 बार में कट जाएगा, पता नहीं यहाँ चल नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने काट लिया। और ये समझ जाइए कि ये 6 दूना 12 है और ये 5 दूना 10 है। अब आप अगर स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ रूट हटाने के लिए तो ये आएगा 36/25, और इधर आ जाएगा आपको 2x और बटे में 5। अब यहाँ से आप कटा दीजिए तो ये 5×5 = 25 और 2 से 18 दूना 36, यानी कि आप बोलेंगे कि x = 18/5, जिसका मतलब है 5 × 15 और 3 18/5, यानी कि 3:3/5। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, बशर्ते आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए ऐसे केस में। अगले सवाल में आपके पास दिया गया है कि 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से चलते हुए क्रमशः अगर मतलब 2 रेसर हैं, ठीक है, 2 रेसर जिनकी स्पीड आपको दे रखी है, पहले की 100 मीटर प्रति मिनट और दूसरे की 120 मीटर प्रति मिनट, और ये कह रहा है कि दूसरा रेसर जो है वो रन पूरा करने में पहले से 10 मिनट कम समय लेता है, तो रेस कितनी लंबी है। आप ये बात समझ लो, आपको ये केस पता होगा कि जब भी डिस्टेंस सेम होता है या फिर आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो ऐसे कंडीशन में स्पीड का जो रेशियो होता है, लेट से अगर स्पीड का रेशियो एक्स एंड वाई का है तो जो टाइम का रेशियो होता है वो उल्टा होता है, यानी कि वाई और एक्स का होता है। ये केस आपको पता होगा और इसी केस का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस अगर आप पढ़े होंगे तो इसका सबसे फेवरेट केस ये है जब डिस्टेंस सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ दोस्त, मैं डायरेक्ट कहूँगा कि अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो कितना है, पहले वाले का 100 है स्पीड और दूसरे वाले का 120 है, यानी कि रेशियो में आप कहेंगे कि ये कितना है 5 से 20, और ये 6, रेशियो में 5 6 का है,
या आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर स्पीड का ये कंडीशन है, ये रेशियो है, तो टाइम का क्या होगा, आप बोले हैं कि उल्टा होगा जी, यानी कि ये 120 इधर आएगा और 100 इधर आएगा, और इसको अगर आप कटाएंगे तो ये रेशियो मिलेगा आपको 6 और 5 का। ठीक है, यानी कि टाइम का रेशियो कितना है, 6 और 5 का। यानी कि दूसरा वाला है यहाँ पे कितना यूनिट कम ले रहा है, तो आप बोलेंगे 6 से 5, यानी कि 1 यूनिट कम ले रहा है। और सवाल में बोला गया है कि 10 मिनट कम ले रहा है। अगर 1 यूनिट 10 मिनट के बराबर है तो आप बोलो 6 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 6 का मतलब 60 मिनट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो टाइमिंग दे रखा है ये एक्चुअली में 60 मिनट है। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम होता है। आपको भी पता है कि जब 60 टाइम आया है तब स्पीड कितना है, 100 है। तो हम स्पीड 100 रख के और टाइम 60 रख के गुना अगर करेंगे तो आपको डिस्टेंस जो मिलेगा ये 6000 मीटर मिलेगा। 6000 मीटर का मतलब होता है 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगले सवाल पे आएंगे अभी। देखिए भाई, तो यहाँ पे क्या केस है अपने पास कि 55 मिनट के टाइम में वो 3 किलोमीटर ऊपर यानी कि अप स्ट्रीम और 5 किलोमीटर नीचे जाता है यानी कि डाउन स्ट्रीम। अच्छा आप बताइए कि अगर हम टाइम निकालें तो 3 किलोमीटर अगर वो अप स्ट्रीम गया है, तो अप स्ट्रीम को अगर मैं यूं ही मान लेता हूँ तो आप कहेंगे कि 3 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम गया है तो टाइम कितना लेगा, 3/u। और अगर 5 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम गया है तो टाइम कितना लगेगा, 5/d। और टोटल टाइम 55 मिनट का है। 55 मिनट मतलब 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 11×5 = 55 और 12×5 = 60 आएगा। ये पहला कंडीशन बन रहा है। दूसरे में आप बोलोगे कि ये 4 किलोमीटर अप डाउन गया है, यानी सॉरी अप स्ट्रीम गया है, यानी कि आप बोलोगे कि 4/u और प्लस, यार यहाँ पे चल नहीं रहा है, 1 मिनट मैं थोड़ा जगह चेंज कर लेता हूँ। देखिए 4/u और प्लस में आप बोलेंगे कि 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया है, यानी कि 9/d। और यहाँ पे जो टोटल टाइम लगा है वो आप बोलेंगे 1 घंटे 25 मिनट। 1 घंटे 25 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 85 मिनट हो गया, यानी कि 17×5 = 85 और 12×5 = 60, ये इतना आएगा एक्चुअली में। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और आपको पता है कि सवाल में पूछा है कि 43.2 किलोमीटर नीचे जाने में यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में समय। तो अगर डाउन स्ट्रीम की बात की गई है तो हम डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए अप स्ट्रीम वाले को बराबर कर देते हैं। और अप स्ट्रीम वाले को कैसे बराबर कर सकते हैं, इसको मैंने 4 से गुना कर दिया और इसको 3 से गुना कर दिया। अभी आपको बात पता होगा ये कि 4 और 3 से अगर हम गुना करेंगे तो ये भी 12 बन जाएगा और ये भी 12 बन जाएगा, यानी कि ये तो कट जाएंगे घटाने पर। और ये बन जाएगा 5 चौके 20 और ये बन जाएगा 9 तियाँ 27। तो अगर मैं इस 27 में से 20 को घटाता हूँ तो आपको 7/d मिलेगा। और इधर ये भी आपका 4 से 11 चौक 44 हो जाएगा और ये 17 तियाँ 51 हो जाएगा। तो 51 में से आप 44 घटा दीजिएगा तो 7 आएगा, 7/12, यानी कि 7 आप कटा दीजिएगा तो डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 12 आ गई। और डी की वैल्यू 12 आने का मतलब डाउन स्ट्रीम जो है स्पीड, ये स्पीड 12 हो गया। तो हम समय बराबर टाइम बराबर लिखेंगे कि दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है अपने पास 43.2 दिया हुआ है और चाल कितना आ गया है, 12 आ गया है। तो ये कटेगा 12 तियाँ 36 और पॉइंट लगाइएगा तो 12 तियाँ 36, तो कितना बच गया, 4 3 7 12 6 72, यानी कि 3.6 आंसर आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखें दोस्त इसमें क्या है अपने पास, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर बहाव की दिशा की ओर लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा के लिए गए समय के बराबर है। यानी कि ये कह रहा है कि 13 किलोमीटर बहाव की ओर जाने में यानी कि धारा की दिशा में चलने में जितना समय लगेगा उतना ही समय लगता है उसे 7 किलोमीटर बहाव के विपरीत यानी कि धारा के विपरीत चलने में। अब आपसे कहा गया है कि अगर धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा, यानी कि आपको स्टिल्ड वाटर में बताना है। अच्छा आप एक बात समझिए कि अगर स्थिर पानी में हमें समय निकालना है तो वो दूरी बटे चाल होगा, यानी कि दूरी तो हमें दिया है 44.8, चाल नहीं दिया है तो चाल हमें निकालना पड़ेगा। चाल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे समझो कि टाइम बराबर है दोनों केस में। और आपको ये बात पता होना चाहिए, जैसे मैंने डिस्टेंस सेम होने का केस अभी बताया था कि डिस्टेंस अगर सेम रहता है तो हम क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बात समझो कि अगर टाइम सेम हो जाता है दोस्त, जब भी टाइम सेम दिया हो आपको, तो टाइम सेम होने के केस में जो स्पीड का रेशियो होता है यानी कि स्पीड S1/S2 जो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, यानी कि D1/D2 भी वही होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया है कि पहले केस में 13 किलोमीटर है और दूसरे में 7 है, यानी कि हमें डिस्टेंस का रेशियो पता है कि D1/D2 कितना है। तो आप बोलेंगे जी डिस्टेंस का रेशियो हमारे पास कितना है, 13/7 है। तो अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो भी S1/S2 ये भी कितना होगा, 13/7 ही होगा। अब यहाँ पे एक बात समझ लो कि S1 का मतलब है कि धारा की दिशा में स्पीड 13 हो गया और S2 का मतलब है धारा के विपरीत दिशा में कितना हो गया, 7 हो गया।
और सवाल में हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा का जो चाल दिया हुआ है ये धारा का चाल दिया है। अब बताइए कि अगर धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों चाल हमें पता हो तो हम स्ट्रीम का यानी कि धारा की चाल कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि धारा की चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को घटा कर आधा करते हैं, यानी कि धारा की दिशा में चाल और माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल को घटा के और आधा करने से धारा का चाल आता है, और उन्हीं को जोड़ के आधा करने से स्थिर पानी में नाव की चाल आती है। तो यहाँ पे हम अगर घटा के आधा करें तो आप बोलेंगे 13 में से 7 जाएगा तो 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, यानी कि चाल 3 आ रहा है धारा का, और सवाल में भी चाल धारा का 3 ही है। अगर हमारा चाल 3 आ रहा है और सवाल में भी 3 ही है, इसका मतलब एक्चुअल जो स्पीड है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का वो 13 और 7 ही है। और अगर वो 13 और 7 ही है तो यहाँ से आप डायरेक्ट स्थिर पानी में नाव की चाल निकाल सकते हैं, यानी कि उसको मैं स्पीड एस लिख दे रहा हूँ। तो वो चाल कितना होगा, तो आप बोल रहे हैं कि अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बटा 2 होता है, यानी कि धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटा 2। तो ये 13 और 7 आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 20 और बटे का 2, 20 बटे 2 यानी कि 10 आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो रहा है और आपको चलना कितना है, आपको चलना है 44.8। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख लो कि टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 44.8 और बटे में 10। तो ये पॉइंट अगर आप हटाते हैं तो नीचे 0 आएगा, और ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 से कटेगा 11 चौक 44 और 2 चौके 8, और ये होता है 25 चौके 100 और 12 बटे में 25, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आसान ही था, आपको बात समझना पड़ेगा लेकिन कि किस केस में हम क्या करते हैं, यानी कि कौन सा चीज़ कांस्टेंट होता है तो आप क्या तरीके अपनाते हैं। अगले सवाल में आते हैं दोस्त। देखिए इस सवाल में क्या है कि स्थान ए और बी के बीच की दूरी है 144 है, और ये दो कारें एक साथ शुरू होती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। ठीक है, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे के बाद मिल जाती हैं, लेकिन अगर वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो 9/8 घंटे के बाद मिलती हैं। तो ये आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आपको ये बात पता होगी। देखिए अगर वो आपको तेज़ गति वाली कार की स्पीड बतानी है तो मैं आपसे ये बोलूँ कि 144 डिस्टेंस चलने में अगर वो एक ही दिशा में चलेंगे तो आपको पता है कि एक ही दिशा में चलने में हम घटाते हैं, और अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो जोड़ते हैं। तो विपरीत दिशा में अगर चलेंगे तो हम a + b लिख लेंगे, और ये होगा टाइम। ठीक है, और अगर एक ही दिशा में चलेंगे, एक्चुअली में एक ही दिशा में पहले आपको ये दिया हुआ है कि अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो टाइम कितना लगता है उनको एक दूसरे की ओर। देखिए एक दूसरे की ओर चलते हैं तो उन्हें 9/8 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ये 9/8 के बराबर है एक्चुअली में। तो 9 से अगर आप इसको काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में, यानी कि a + b अपने पास कितना आ गया, 16 8 128। ठीक है, a + b अपने पास 128 आ गया। और अगर हम बात करें कि 144 अगर भी ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वहाँ पे हम स्पीड को घटाते, यानी कि a - b लिखते, और ऐसे कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो 12 घंटे का टाइम लग रहा है एक ही दिशा में चलने पर। तो 12 यहाँ पे लिख दिया हमने टाइम, और ये 12 से 12 बार कट जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a - b कितना आ गया 12। और हमें तेज़ गति वाली की चाल बतानी है, यानी कि a तेज़ गति है यहाँ पर, तो हम b को कटा देंगे जोड़ करके, तो ये 2a बराबर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे आप तो 140, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 70, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ये आसान था, इक्वेशन बनाना है और जल्दी से सॉल्व कर लेना है। आगे वाले सवाल में देखिए अपने पास क्या कह रहा है। इस सवाल में है कि अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो आपसे कह रहा है कि ऐसे केस में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 2.5 घंटे कम समय लगते हैं। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी अगर अपने सामान्य चाल से चले तो 192 किलोमीटर की दूरी चलने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बार समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम उसका सामान्य चाल x मान लेते हैं। मैंने स्पीड उसका कितना ले लिया, स्पीड मैंने मान लिया दोस्त x। और आप सोचो कि अगर स्पीड x है तो जब 300 किलोमीटर वो चलेगी तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे जी कि टाइम लगेगा 300 बटे में x। लेकिन दूसरे केस में उसको 2.5 घंटे कम लगते हैं, कब, जब वो स्पीड 20 बढ़ा लेता है। यानी कि आप कहेंगे कि इसमें से अगर मैं 300 बटा स्पीड 20 बढ़ जाता है तो वैसे कंडीशन में टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि डिस्टेंस हो गया 300 और स्पीड x से अब बढ़ के 120 बढ़ गया है, और ऐसे कंडीशन में टाइम का जो अंतर है वो 2.5 घंटे का है, यानी कि दिस इज़ 5/2। और यहाँ से आप सॉल्व कर लो इसको, तो आप कहेंगे कि 300 तो कॉमन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 300 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और 300 कॉमन लेने के बाद देखिए ये नीचे एलसीएम बचेगा आपका x इंटू में x प्लस में 20, ये 20 है एक्चुअली में, और ऊपर आपका कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका x + 20 और माइनस का x। ठीक है, और इक्वल टू में कितना आ गया 5/2। यहाँ से आप 5 से इसको कटा सकते थे, तो 5 × 6 = 30 कट जाएगा 60, और यहाँ पे ये x से x कट जाएगा
तो अगर हम तिरछा गुना करें तो कितना बचेगा दोस्त, आप बोलेंगे कि यहाँ से देखिए इसको मैं उधर लिख रहा हूँ तो ये हो गया x और इंटू में x+20, और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि 60 है और गुणा में 20 दुना में 40 है। अच्छा आप देखो कि क्या ये यहाँ पर सेट कर रहा है, ज़रा हिट एंड ट्राई करो। हिट एंड ट्रायल मतलब आप इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुटिंग करके देखो कि क्या कोई वैल्यू ऐसा मिल रहा है आपको। जैसे मान लो जब भी ये गुना में है और इधर भी बात गुना में है तो हम डायरेक्ट ऐसे सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या x की वैल्यू को मैं 40 लेकर के देख लूँ। तो बताओ x अगर मैं 40 रख दूंगा तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको, x+20, यानी कि x को अगर यहाँ मैं 40 पुट करूंगा तो 40 और 20 60 आ जाएगा, और यहाँ पर आगे 60 है भी, यानी कि ये बात वेरीफाई हो जा रहा है। आप फिर से एक बार समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या ये x इस 40 के बराबर हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि अगर इस x को 40 रखेंगे तो इसमें x की वैल्यू रखने पर फिर 60 आना चाहिए। तो अगर यहाँ मैं x की वैल्यू को 40 रखूंगा तो 40 और 20 60 बन जा रहा है, यानी कि यहाँ से मैं ये बात समझ गया कि x की वैल्यू कितनी आएगी, आगे चलकर 40 आएगी। और अगर x की वैल्यू 40 है यानी कि स्पीड 40 आ गई तो टाइम कितना होगा आपको पता है, टाइम डिस्टेंस अपन में स्पीड होता है, यानी कि 192 और बटे में 40। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आपको कटाएगा 4 चौका 16 और 4 अठे 32, यानी कि ये 8 बार में जाएगा, और नीचे एक जीरो है तो एक पॉइंट भी लगेगा। 4.8 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगले सवाल पे आएंगे। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास कि एक नाव 3.6 किलोमीटर की धारा धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में, यानी कि उल्टी दिशा में, और 5.4 किलोमीटर की धारा प्रवाह की दिशा की ओर, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम है एक्चुअली में, 5.4 धारा की दिशा में है और 3.6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में है चलता है। तो वैसे कंडीशन में उसको टाइम 54 मिनट का लगता है, और जब यह 5.4 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में यानी कि उल्टी दिशा में और 3.6 धारा की दिशा में चलता है तो इसको 58.5 मिनट समय लगते हैं। तो आपको बताना है कि 10 किलोमीटर धारा प्रवाह की दिशा में चलने में कितना समय लगेगा। एक बात आप समझ लो कि ऐसा सवाल मैंने पीछे अभी करा रखा था आपको, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे द्वारा, नहीं तो मैं टाइप वाइज ही कवर करता, उसके साथ ही इसको भी बना देता, लेकिन ध्यान नहीं आया, मैं फ्लो में सवाल बनाते चला गया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी बनाते हैं इसको उसी तरह से। देखिए 3.6 जो है आपको ये दे रखा है कि 3.6 किलोमीटर ये चलता है धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम में, और प्लस 5.4 चलता है ये डाउन स्ट्रीम में, 5.4 चला है डाउन स्ट्रीम में। तो ऐसे केस में जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 54 मिनट का, तो ये हो गया 54 मिनट। और दूसरे कंडीशन में ये 5.4 चलता है अप स्ट्रीम में, यानी कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि दिस इज़ 5.4 अप स्ट्रीम, और प्लस डाउन स्ट्रीम में ये 3.6 चला है, 3.6 डाउन स्ट्रीम में, और ऐसे में टोटल टाइम लगा है इसको 58.5। अब एक बात बताओ कि हमें किस में चलना है, ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रवाह की दिशा में चलना है यानी कि डाउन स्ट्रीम में, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम वैसे ही अप वाले को बराबर कर देंगे। अच्छा अप वाले को अगर बराबर करना है तो आप सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में इसको अगर मैं गुना कर लूँ दोस्त कितने से, 36 तिया 108, देखो मैं इसको 3 से अगर गुना कर लूँ, इसको मैं पहले वाले को गुना करना चाहता हूँ 3 से ताकि ये 108 बन जाए, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, ये भी 108 यानी कि 10.2 बन जाएगा। तो देखो अगर मैं 36 तिया 108 का हूँ और इसको 54 दूनी 108, तो ये तो कट जाएगा घटाने के बाद, ये कितना बचेगा 54 गुना में 3 और ये 36 गुना में 2, 54 तिया होता है कितना 4 तिया 12, आप डायरेक्ट लिख लो 4 तिया 12, 5 तिया 15 और एक 16, ये आएगा 16.2, और माइनस में ये 36 दूना 72 होता है यानी कि 7.2, और बाई डी, और ये किसके बराबर आएगा इधर भी घटा लीजिए, ये 54 तिया कितना होगा, देखो 54 तिया 162 होगा, अभी हमने गुना किया था, और ये 58 दूना कितना होता है, 58 दूना 116 और एक 117 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर कितना है, ये 117 है, इनका अंतर बताइए कितना है। तो आप बोलेंगे कि इनका अंतर है जी, अगर आप घटा लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपको 12 में से 7 जाएगा तो 5, और ये आ जाएगा यहाँ पे 15 में से 11 जाएगा 4, 45। ठीक है, तो ये आ गया इतना, और ये आपको पता है कि मैंने डायरेक्टली मिनट में रखा हुआ था तो 60 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये घंटा बन जाए, क्योंकि ये 54 मिनट था सवाल में और मैंने मिनट में ही ले लिया था। अब देखो इसको अगर आप कटा सकते हो तो कटा लो, वरना आगे थोड़ा सा बढ़ा लो, आगे अगर बढ़ाते हैं तो ये घटाने पर कितना आ जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9/d, और इधर आ जाएगा कितना 45 और बटे में 60। अगर आप कटाना चाहो तो ये 3 से 15 बार में कट जाएगा, ये 4 से 15 बार में, और ये 3 तिया 9, यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी 4 तिया 12। और अगर आपको स्पीड 12 आ गई तो आपको 10 किलोमीटर चलने में टाइम बताना है, तो टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 10 और स्पीड है 12,
और इतना आएगा, लेकिन आपको मिनट में बताना है समय शायद, तो मिनट में निकालने के लिए हम 60 से गुना कर देंगे, तो ये 12×5 = 60। और 12×5 = 60 जैसे ही ये कटा तो आप बोलेंगे कि अब 10 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 10×5 = 50 मिनट का समय लगेगा, और 50 इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी, और ये थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता है तो आप बिना देखने के बाद, मतलब बिना देरी किए हुए आप डायरेक्ट बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आएंगे जल्दी से। देखें भाई, इस सवाल में अपने पास क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि दो ट्रेनें हैं, दो स्टेशन है ए और बी, जिनके बीच की दूरी है 428 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से सुबह 6 बजे शुरू होती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से वो बी की ओर बढ़ती है। और दूसरी ट्रेन जो है वो 6:20 पर सुबह चलती है, ट्रेन बी स्टेशन बी से, और उसकी स्पीड जो है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। और आपको बताना है कि स्टेशन ए की ओर अगर वो बढ़ती है तो ट्रेनें किस समय पर मिलेंगी। यहाँ पर किस समय पर मिलेंगी आएगा आगे, यहाँ पे ट्रेन मिट्स लिखा हुआ है, ट्रेन मिट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्त, ऐसे कंडीशन में मिलने का समय तो निकालना काफ़ी ईजी है, आपको पहले से पता होगा कि मिलने के समय में हम टाइम इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड का मतलब हम क्या लिखते हैं, स्पीड का मतलब अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड घटा के लिखते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड को जोड़ लेते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि एक ए से चला है एक बी से चला है, तो हमें एक्चुअली में स्पीड जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट पहले डिस्टेंस की बात करते हैं कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस था वो 428 था, लेकिन एक ट्रेन पहले चली है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि वो पहले कितनी चलती होगी। तो आप बताइए कि ये 6 बजे चला था, ये 6:20 चला था, यानी कि 20 मिनट के बाद ये चला है बी। तो ए जो है वो एक्चुअली में वो 20 मिनट पहले चल दिया है, क्योंकि वो 6 बजे ही चला है। तो वो 20 मिनट अगर पहले चला है तो 20 मिनट में वो कितना दूरी चल दिया होगा। तो आप बोलेंगे जो ए की चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा का है, यानी कि आप कहेंगे कि प्रति घंटा का मतलब वो 60 मिनट में 48 किलोमीटर चलता है, और हमें 20 मिनट का बताना है, तो 20 मिनट में कितना चलेगा। तो आप बोलेंगे कि इधर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इधर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 16×3 = 48, यानी कि 16 किलोमीटर वो चल दिया है। अब 16 किलोमीटर चल देने का मतलब क्या होगा कि 428 तो था डिस्टेंस, लेकिन जब बी चला है इस साइड से तब ए और बी के बीच का दूरी 16 कम रह जाएगा। ठीक है, शुरू में 428 था, लेकिन ए इधर 16 चल देगा, और ए जब 16 चल देता है इधर, उसके बाद ही बी चलता है 6:20 पर। इसका मतलब कि जब बी चलना शुरू करता है तब ए और बी के बीच की दूरी 428 से 16 कम थी, यानी कि बीच की दूरी रह कितनी जाएगी, 428 में से अगर 16 घटाते हैं तो यह आ जाएगा 400। 16 घटाइए 28 में से तो कितना आ जाएगा 12, 412। और नीचे हम स्पीड जोड़ लेंगे दोनों का, एक का था 48 और एक का 55, तो 48 और 55 103। 103 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, यानी कि 4 घंटे बाद ये लोग मिलेंगे। ठीक है, तो 4 घंटे बाद मिलेंगे तो कितना बच जाएगा जी। तो ये जोड़ने के लिए हम हमेशा लास्ट वाला टाइम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बाद में जो चला था वो 6:20 पर चला था, और 4 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि 6:20, 4 और बढ़ा दीजिएगा तो 10:20 पर ये लोग मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक छात्र को घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने में इस स्पीड से उसको 1.25 आवर्स लगते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर स्कूल से घर तक समान दूरी को कवर करने के लिए वह समय को 25% कम करना चाहता है, तो अगर समय 25% कम करना चाहता है तो उसे अपनी गति को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। अच्छा देखिए, आप ये बात समझिए, कुछ लोग तो इसको डिस्टेंस को लेकर साथ में चलने लगेंगे 1.2 ये वो। ठीक है, लेकिन इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस 4 की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस सवाल में क्यों ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इनको करके इसको और इसको लेकर डिस्टेंस निकालेंगे और वगैरह वगैरह करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ दोस्त कि दोनों समय में स्पीड और डिस्टेंस तो सेम ही है, दोनों बार में छात्र को घर से स्कूल तक ही जाना है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो हम डायरेक्ट स्पीड यहाँ पे टाइम में चेंजिंग देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको सेम डिस्टेंस चलना है तो जिस हिसाब से आप टाइम को घटाना चाहिएगा उसी हिसाब से आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जिस परसेंटेज से आप टाइम को घटाइएगा उसकी अपोजिट परसेंटेज से आपको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको चाल ज़्यादा चलनी पड़ेगी, ज़्यादा स्पीड से जानी पड़ेगी, तभी टाइम कम लग सकता है। तो आप देखिए, और आपको ये पता भी होगा, ये मैंने अभी पिछले 1-2 सवाल में बताया था कि जब भी डिस्टेंस सेम हो जाता है तो जो स्पीड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/t के, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी कि जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाइएगा तो टाइम घटते जाएगा, या फिर स्पीड को अगर कम करिएगा तो टाइम बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे टाइम को घटाया गया है कितना, तो आप बोलेंगे कि टाइम को कम किया गया है 25%।
25% कम करने का मतलब कितना हो गया, माइनस का 1/4। 25% मतलब 1/4। अगर ये माइनस का 1/4 है तो स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा, देखो -1/4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3। ठीक है, ये चार में से एक को घटा देते हैं, ए बी रूल आपने पढ़ा होगा। और ये +1/3 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है, 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/3 का परसेंटेज कितना होता है, 33 सही 1/3। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, फिलहाल अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख के भी कर सकते थे कि अगर 100 था, 25 कम कर दिया हमने, तो फिर बढ़ाना पड़ेगा आपको कितना, 25 कम कर दिया तो आपको बढ़ाना पड़ेगा जी 75। 25 कम कर दिया तो ये 75 हो गया ना, सॉरी 100 से 25 कम होने पर 75 हो गया। तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25 कितने से, 75 से, और गुणा में 100। आप ऐसे भी करा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल में आप देखेंगे कि आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक ट्रेन 72 की स्पीड से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो एक बिजली को खंभे को पार करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो आपको पता है कि जब वो बिजली के खंभे को पार करेगी तो वैसे कंडीशन में उसका स्पीड तो सेम ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। ये बात आपको पता होगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा दोस्त, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। तो पहले डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लो कि एक्चुअली में डिस्टेंस होगा कितना। तो अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस है 72 की स्पीड से वो चला है, 72 की स्पीड का मतलब 5/18 से आप गुना करा लो। और कितना देर तक चला है, 60 सेकंड तक चला है, यानी कि स्पीड इंटू में मैंने टाइम करा दिया। तो समय सॉरी चाल गुना में समय, तो ये डिस्टेंस यानी कि दूरी, इसको आप कटाइएगा तो 18 चौक 72, यानी कि 5 चौक के 20 और 6 दूना 1200 आ गया आपका दूरी। ठीक है, और इस 1200 की दूरी में आपको पता है कि 180 मीटर लेंथ किसका है, प्लेटफॉर्म का है। तो अगर इसमें से 180 आप घटा देते हैं तो जो आपके पास लेंथ बचेगा वो ट्रेन का बचेगा, और वो कितना बचेगा, 180 अगर घटाइएगा तो ये 1020 आ जाएगा, यानी कि 1020 मीटर किसकी लेंथ है, ट्रेन की लेंथ है। आप सीधा बात समझो कि यहाँ पे जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म को पार करने के केस में जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। तो यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस ये 1200 निकाला है, इस 1200 में ट्रेन की लंबाई भी है और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है। तो अगर इसमें से मैं 180 प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दूँ तो उसके बाद जो 1020 बचा है वो ट्रेन की लेंथ बची है। ठीक है, अब ये अगर ट्रेन की लेंथ है तो खंभे को पार करने में लगा हुआ समय कितना होगा, समय इक्वल टू में दूरी बटे चाल, और दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर लेंगे। और चाल था कितना, 5/18 से आप गुना कीजिए 72 को, 72 गुना में 5/18, तो ये 18 चौक 72, और ये 5 चौके 20 से ये कट जाएगा, कितना बार में 20 से ये कटेगा, 20 25 100, और 20 एक बार में 51 बार में कट रहा है, यानी कि 51 सेकंड इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान है कोई। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से बी की ओर साइकिल चलाना शुरू करते हैं। देखिए हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है, आप समझ लीजिएगा, इंग्लिश में क्लियर लिखा है। ठीक है, दो साइकिल सवार हैं, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों ए से बी की ओर साइकिल चलाना शुरू करते हैं और उनकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे ये कह रहा है कि यदि यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बाद भी वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। अब आप ये समझो कि दोनों को ए और बी तक ही जाना है, ए से बी तक जाना है, यानी कि ए से बी तक दोनों जाते हैं तो दोनों के लिए डिस्टेंस तो सेम ही है। और अगर डिस्टेंस सेम है तो मैंने शुरू में आपको बताया था दोस्त कि जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है और टाइम का जो रेशियो होता है ये अपोजिट होता है। तो स्पीड का रेशियो हमें दिया हुआ है कि 6 और 8 है, तो टाइम हम उल्टा लिख लेंगे, यानी कि 8 और 6, और इनका रेशियो आएगा 4 और 3 का। यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए वाले को बी वाले को ए से कितना कम समय लग रहा है, 1 यूनिट कम लग रहा है। लेकिन सवाल में दिया है कि कितना कम लगेगा दोस्त, 15 मिनट तो रुक भी रहा है, ऊपर से 10 मिनट पहले भी पहुंच रहा है, यानी कि ओवरऑल उसे 25 मिनट कम समय लग जा रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट अगर 25 मिनट है तो आप किसी का भी वैल्यू निकाल लो। जैसे अगर 4 का आप निकालना चाहते हो तो 4 को बोलोगे, 4 का मतलब ये 25 चौके 100 यूनिट हो गया, 100 यूनिट का मतलब 100 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट डिस्टेंस लिख दो, डिस्टेंस इक्वल टू में चाल गुना में समय। तो चाल अगर 6 था तो समय था 100 मिनट, 100 मिनट का मतलब 100, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा, 0 से 0, तो आपको 10 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए। देखें भाई यहाँ पे क्या सवाल है अपने पास, सवाल है कि दो कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः सुबह 8:30 में और सुबह 9 बजे शिमला के लिए रवाना होती हैं। वे 40 और 50 की स्पीड से चलती हैं, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर दोनों कारें एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मिलने वाला बात है, लेकिन दूरी पूछा गया है आपसे, तो आपको ये बात पता होगा, मैंने शुरू में बताया भी था कि जब टाइम सेम हो
ठीक है, मिलने के केस में टाइम सेम ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब टाइम सेम हो दोस्त, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो अगर एक्स बाई वाई है, आप d1/d2 बोल लो कि d1/d2 अगर एक्स बाई वाई है, तो स्पीड का भी रेशियो s1/s2 भी कितना होगा, एक्स बटा वाई ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे किस केस में डिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, स्पीड के। तो ये सब बात आपको नहीं पता है, तो आप बस इतना याद रखिए कि जब टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो हमें तो नहीं पता है, लेकिन स्पीड का रेशियो पता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। पहले ये बात आप समझ लो कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। एक 8:30 में चला है दोस्त, एक 8:30 में चला है, और वो किस स्पीड से चला है, 40 के। दूसरा चला है 9 बजे, 9 बजे चला है किस स्पीड से, तो आप बोलेंगे 50 की स्पीड से। लेकिन अभी शुरू में तो दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस रहेगा नहीं, लेकिन आपको पता है कि दूसरा वाला आधे घंटे बाद चला है, तो उस आधे घंटे में ए कुछ ना कुछ दूरी चल देगा। मान लो ए अगर यहाँ से शुरू किया था 8:30 में, तो 9 बजते बजते ये कहाँ तक चला जाएगा, तो ये 1 घंटे में अगर 40 जाता है, तो आधे घंटे में ये 20 चल देगा। ठीक है, आधे घंटे बाद ही ना बी चला है, तो बी जब चलना शुरू करेगा तब तक ए 20 किलोमीटर आगे चला हो गया होगा। यानी कि दोनों के बीच का गैप कितने का आ गया, 20 किलोमीटर का गैप आ गया। अब यहाँ से मेन मुद्दा आता है ये कि आपको ये बात पता था, मैंने बताया था कि अगर टाइम सेम हो तो जो s1/s2 है वही d1/d2 होगा। तो आप बोलोगे यहाँ से d1/d2 अगर मैं निकालूँ, तो d1 का मतलब हो गया s1/s2 में लिख दूंगा, यानी कि वो 40/50 हो जाएगा। चाल उनका 40 और 50 का है, इनको अगर मैं कटा देता हूँ तो ये आ गया एक्चुअली में 4/5। अब देखो दूसरा वाला को कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा, या इनके बीच का गैप कितना है दूरी में, तो आप बोलेंगे कि गैप 1 यूनिट का है। यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है, लेकिन सवाल में 20 यूनिट का गैप आ गया था, 20 किलोमीटर का। अब अगर एक 20 किलोमीटर के बराबर है, तो आपसे पूछा गया है कि शुरू से यानी कि दिल्ली से कितने दूर बाद वो लोग मिल जाएंगे। तो दूसरा वाला व्यक्ति कितना यूनिट चल रहा है, 5 यूनिट, तो 5 का बराबर कितना हो जाएगा, 5 से 20 को गुना कीजिएगा, तो 20×5 = 100 आ जाएगा। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, मैंने क्या बताया आपको, मैं आपको वापस ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति 40 की स्पीड से चलता है और दूसरा 50 के, लेकिन जो 40 से चला है वो आधे घंटे पहले ही चल दिया है। अगर आधे घंटे पहले चला है, तो जब भी चलना शुरू करेगा उस टाइम तक वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल दिया होगा, यानी कि दोनों के बीच का गैप कितना है, 20 किलोमीटर का गैप है। अब आप ये समझो कि मैंने बोला था कि जब भी टाइम सेम हो दोस्त, तो d1/d2 s1/s2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे d1/d2 किसके बराबर हो जाएगा, s1 40 है और s2 50 है, तो 40/50 के, यानी कि कटाने पर 4/5 आ गया। इसका मतलब कि पहला व्यक्ति ए वाला अगर 4 यूनिट दूरी चला है, तो दूसरा वाला 5 यूनिट दूरी चला है ओवरऑल। अब आप बताइए कि ओवरऑल ये 4-5 चले होंगे, तो दूसरे वाले को पहले वाले से कितना ज़्यादा चलना पड़ा है, 1 यूनिट ज़्यादा चलना पड़ा है। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि दूसरे वाले व्यक्ति को 20 ज़्यादा चलना पड़ेगा, यानी कि गैप 20 का है। तो सवाल हमारे पास 1 यूनिट का गैप आ गया, लेकिन सवाल में वो 20 के बराबर है। तो एक अगर 20 के बराबर है, तो आपको बताना है कि शुरू से कितने दूर बाद वो लोग मिलेंगे। तो हम बी वाला का वैल्यू निकालते हैं, बी वाला का निकालेंगे तो 5 के बराबर कितना आ जाएगा, 100। अगर आप ए की निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो ए का कितना था, 4 यूनिट का वैल्यू आप 80 निकालेंगे, तो 80 भी दूरी ठीक है, लेकिन उसमें ये शुरू वाला 20 आपको जोड़ना पड़ेगा, जो छोड़े थे। तो 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट दूसरे वाले से गुना करा लो और 100 आ जाएगा। ऐसा ही सवाल, सेम सवाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस सवाल में क्या है कि 2 ट्रेनें वाराणसी से लखनऊ के लिए सुबह 11 बजे और 11:30 में 110 की स्पीड से और 140 की स्पीड से रवाना होती हैं, और वाराणसी से आपको बताना है कि दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। ठीक है, तो सेम काम हम कर लेते हैं, पिछले सवाल जैसा ही, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। देखो, वाराणसी से निकलते हैं, तो पहला वाला 11 बजे निकलता है। आप बताइए कि 11 बजे निकलता है और किस चाल से निकलता है, 110 की स्पीड से निकलता है। दूसरा वाला निकलता है 11:30 में और किस चाल से निकलता है, तो आप बोलेंगे वो चलता है जी कितने की स्पीड से, 140 की स्पीड से। अच्छा, आप बताइए कि दूसरा वाला 30 मिनट बाद चला है, तो 30 मिनट बाद चलने का मतलब दोनों के बीच का, जब दूसरा वाला बी वाला शुरू किया होगा तब ए कितना आगे चला गया होगा आधे घंटे में। तो आप बोलेंगे कि ए 1 घंटे में 110 चलता है, तो आधे घंटे में वो 55 किलोमीटर चला गया होगा, यानी कि दोनों के बीच का गैप कितना आ गया, 55 आ गया। अब यहाँ से आपको पता है वैसे ही कि जब मिलने का बात है तो दोनों के मिलने वाला मीटिंग टाइम सेम है। तो अगर टाइम सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि d1/d2 कितना होगा, s1/s2 के बराबर होगा। और s1/s2 हमें पता है कि एक 110 है और दूसरा 140 है, यानी कि कटाने पर आ गया कितना, 11/14। तो ये कितना यूनिट ज़्यादा है, बोलिए 11 से 14 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 3 ज़्यादा है। तो 3 की वैल्यू सवाल में 55 दे रखी है, और हमें बतानी है वाराणसी से कितने दूर मिलेंगी, यानी कि 14 की वैल्यू बतानी है। 3 की वैल्यू अगर 55 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 55/3। और 14 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 14 से दोनों तरफ आप गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, 14×5 = 70, और 14×5 और 7 77/3, यानी कि ये आ गया 770। एक्चुअली में ये 770/3 है, और
770/3। ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा देखो, एक मिनट, मेरे पास दूसरा पीडीएफ भी है, उसमें भी देख लेते हैं। आप ये ध्यान रख लो कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 770/3 आ रहा है। अभी इसका आंसर यहाँ पे मिस्टेक हो गया है शायद, मैं दूसरे पीडीएफ में देख के बताता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है तो मुझे ध्यान है कि ये आंसर नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, वैसे आपको बता दूँ कि इसको अगर आप तोड़ते हैं एक्चुअली में, तो ये 3 से कट के कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे कि 3 से कटाएंगे तो ये 3 दूना का 6 कटेगा, और फिर हो जाएगा, बचेगा 1 और 7, तो ये 3×5 = 15, और 3×6 = 18, और 2/3 यानी कि 256 2/3 आ रहा है। आप देख लो, मैं दूसरे पीडीएफ में दिखाता हूँ। देखिए दोस्त, यहाँ पे सवाल सेम है और आंसर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसी सवाल के आंसर 256 और सही 2/3 आया, और हमारा 770/3 आया ही था। इसको तोड़ने पर 256 सही और 2/3 भी आया हुआ था, तो आंसर सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में क्या है अपने पास, इसमें आपको दे रखा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक धारा में मोटर बोट 12 किलोमीटर ऊपर की ओर जाता है और 60 मिनट में वापस शुरुआती बिंदु पर आ जाता है। तो आपको बताना है कि अभी भी पानी में, अभी भी पानी का मतलब यहाँ पे आप इंग्लिश से समझ लो कि शांत जल में आपको बताना है, शांत जल में मोटर बोट की गति कितनी होगी। ठीक है, तो आप एक बात समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ, सवाल एक बार वापस समझ लो कि धारा की गति आपको 3 दे रखा है, और एक बोट है यानी कि नाव है, वो 12 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है और वापस आता है। 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना, यानी कि ओवरऑल 24 चला, और टाइम उसको कितना लगा है, 60 मिनट। तो आपको बताना है कि शांत जल में उस बोट की स्पीड क्या होगी। तो मैं यहाँ से ये बात कह सकता हूँ कि अगर बोट की स्पीड दोस्त x होगी, तो ऐसे कंडीशन में आप बोलेंगे कि जब अप स्ट्रीम जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, यानी कि धारा के विपरीत जाएगा तो टाइम लगेगा। 12 किलोमीटर जा रहा है और धारा के विपरीत का मतलब x, और माइनस में 3, यही हुआ। और प्लस फिर से आने में भी 12 किलोमीटर ही चलेगा, लेकिन आने में स्पीड उसका धारा की दिशा में x + 3 हो जाएगा, और ऐसे में टोटल टाइम 60 मिनट लगता है, यानी कि 1 आवर का लगता है। इनको अब आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो ये हम कह सकते हैं कि 12 तो कॉमन है। अगर 12 कॉमन है तो मैं बाहर 12 लिख देता हूँ, और इनका एलसीएम लीजिएगा तो ये नीचे आ जाएगा। एक मिनट, 12 मैंने कॉमन ले लिया, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि x - 3 और x + 3, यानी कि a - b का a² - b² हो जाएगा। तो ये x² और माइनस में 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x + 3, और यहाँ पे प्लस x - 3 आ जाएगा, और बराबर में ये 1 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपका बनेगा कितना। तो मैं कहूँ तो यहाँ पे ऊपर देखो, x से x 3 से 3 कटा था ना, ये 3 से 3 कटा है, तो 2x ऊपर बचा। 2x को 12 से आप गुना करेंगे तो ऊपर 24x बच गया, और बराबर का आ गया x² और माइनस में 9। यानी कि आप ये कह सकते हैं दोस्त कि अपने पास इक्वेशन बन के आ गया x² और माइनस में 24x और माइनस में 9 बराबर में 0। और इसको सॉल्व करना है तो x बराबर आप लिखिएगा डायरेक्ट, तो क्या बनेगा अपने पास, देखो x बराबर होता है माइनस का b, यानी कि माइनस का b लिखेंगे तो वो प्लस का 24 बन जाएगा, और प्लस माइनस तो लेना नहीं है, हम प्लस लेते हैं। b² - 4ac, b² का मतलब 24 का स्क्वायर 576, और माइनस का 4ac, तो ये प्लस बन जाएगा क्योंकि c यहाँ पर माइनस में है। तो 4ac यानी कि 9 चौके 36, इतना बनेगा, और बट्टा में कितना बनेगा 2a, तो a का वैल्यू तो 1 है, तो ये एक्चुअली में आ गया ऊपर 24, और प्लस में ये अगर 576 में आप 36 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 6 6 12 7 3 10 1 11, और 5 और 1 6, √अंडर 612, और बटे में आ गया 2। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप यहाँ पे समझिए, मैं दूसरी साइड में लिख देता हूँ। एक बार तो हम लिख ही लेते हैं कि 612 को अगर आप तोड़ना चाहें तो ये टूटेगा, कितना बनेगा 612, 17 गुना में 17 से ही कट जाएगा क्या, 17×51 और 17×6, अच्छा 17 से 36 बार में कट रहा है। आप देखो, अगर ये 17 से 36 बार में कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि 36 से वर्गमूल 6 बाहर कर देते हैं और 17 अंदर छोड़ देंगे, यानी कि ये 24 का 24 हो जाएगा। और प्लस में इस साइड में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए, 24 का 24, और प्लस में उसमें से 36 में से हम 6 बाहर ला दिए, तो अंदर कितना बच गया 17, और बटे में 2, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा कितना, या फिर 6 कॉमन ले लिए आप चाहें तो ऊपर 6 अगर कॉमन ले लेते हैं आप, तो बच जाएगा कितना यहाँ पे 6 चौके 24, 4 और प्लस में √17। इधर चल नहीं पा रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम हो गया है लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ लो कि इसमें आप 2 से अगर काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो आना चाहिए। ठीक है, आप 2 से काट ही दो, ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये 2 से 12 दूना 24 हो जाएगा। इसमें से अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा कितना दोस्त, नहीं चल पा रहा है इधर ढंग से, कोई बात नहीं। अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो आपका ये आंसर बच जाएगा। ठीक है, 4 और प्लस √17। तो दिस इज़ द आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए, ये है अपना अगला सवाल।
देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि एक्स और वाई दो स्टेशन हैं जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 की गति से वाई की ओर चलती है और 2 घंटे बाद वाई से एक्स की ओर एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। आपको बताना है कि कितने घंटे बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी, यानी कि कितने घंटे बाद मिलेंगे। मिलने वाला केस आ गया तो आप टाइम सेम समझ के भी बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मिलने का बात है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दूरी बटा में चाल करके समय निकाल सकते हैं। तो पहले आप समय देख लो कि दोनों के बीच रह कितना जाएगा। देखो शुरू में इनके बीच का समय कितना था, 280 था। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ले जाने दीजिए। देखिए दोनों के बीच का समय जो था शुरू में वो कितना था दोस्त, 280 था। यानी कि अगर ये एक्स है और ये वाई है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, शुरू में 280 है। लेकिन आपको पता है कि 2 घंटे बाद दूसरा वाला चलता है, तो 2 घंटे में पहला वाला 60 के हिसाब से 120 दूरी तो चल देगा। एक्स से जो चला है वो शुरू में चला है 60 के स्पीड से, लेकिन वाई से जो चलेगा वो 2 घंटे बाद चलेगा। जैसे हम बोल रहे थे कि 8 बजे चलेगा और 8:30 बजे चल रहा था तो आधे घंटे का घटाते थे, यहाँ पर 2 घंटे बाद चल रहा है तो हम ये कहेंगे कि 2 घंटे में एक कितना चल दिया होगा 60 के हिसाब से, तो आप बोलेंगे 60 के हिसाब से 120 चल दिया होगा। 120 अगर चल दिया तो अब एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, तो आप बोलेंगे कि 280 में से 120 घटा दीजिए तो 160 रह गया अब दूरी। और अगर बीच का डिस्टेंस 160 है तो मिलने का टाइम, टाइम इक्वल टू डायरेक्ट आप बोलेंगे दूरी, यानी कि 160 और बटे में चाल। जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो हम जोड़ देते हैं चाल, तो एक का चाल 60 है और एक का 20 है, आप जोड़ेंगे तो 80, यानी कि 80 दूनी 160, तो 2 घंटे लगेगा। ठीक है, अब ये समझ लो कि ये कह रहा है कि एक्स से चली ट्रेन वाई वाले से कब मिलेगी। ठीक है, अगर ये कहा था कि जो ट्रेन वाई से चली है वो कब मिलेगी तो 2 घंटे ही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एक्स से जो चला है वो कब मिलेगा, तो एक्स से चलने वाला आपको पता है कि 2 घंटे पहले चला है, यानी कि यहाँ पे 2 घंटे तो लग ही रहे हैं। लेकिन टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो 2 घंटे पहले से वो चला है, तो वो 2 घंटे और ये 2 घंटे मिलके कितना हो गया जी, 4 घंटे, और 4 घंटे इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको ये दे रखा है कि 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है एक पहिया एक चक्कर में, तो आपको पहिए का व्यास बता। अच्छा आप बताओ कि अगर वो 1100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, सॉरी 1100 सेंटीमीटर की दूरी, एक्चुअली में सेंटीमीटर में है। अच्छा आपको ये पता होगा दोस्त कि अगर रेडियस 7 होता है तो रेडियस 7 का मतलब आप व्यास 14 ही समझ लो। अगर व्यास 14 होता है यानी कि डायमीटर 14 होता है तो एक चक्कर वैसे परिधि के बराबर होता है, तो यहाँ पे एक चक्कर जो दूरी है वो परिधि के बराबर है, और व्यास 14 होने पर परिधि 44 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परिधि है कितना, 44 नहीं है, यहाँ पर परिधि है 1100। 1100 होने का मतलब ये कितना से कट जाएगा, 11 चौक 44 और 4 से 25 बार में, यानी कि ये 25 गुना है 44 का। ठीक है, एक की वैल्यू 25 आ गई ओवरऑल। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर जो परिधि वो 25 गुना है तो व्यास भी 25 गुना हो जाएगा, यानी कि 14 का वैल्यू हो जाएगा 14 गुना में 25, यानी कि ये आ जाएगा 14 दूनी 28 और 14 25 70, यानी कि 8 7 15 35, 350 आ गया दोस्तों। व्यास तो 350 आ जा रहा है। अगर रेडियस पूछता तो ऐसे कंडीशन में रेडियस आ जाता है 175 हमारा। तो मुझे लगता है कि कहीं पर गलती है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे बनाने में वैसे गलती नहीं है, ये मैं कंफर्म हूँ कि आंसर 350 ही आएगा। फिलहाल अगर आपके पास कोई और पीडीएफ हो तो आप एक बार चेक करके मुझे बताइएगा कि क्या इसमें 175 ही सही है या कुछ और आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आंसर गुना करने के बाद आ रहा है 350। आप 2πr से भी निकालेंगे तो 350 ही आएगा। ये व्यास आ रहा है, अगर त्रिज्या पूछा होता तो इसको आधा करते तो 175 आ जाता है। अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से, अब देखते हैं और क्या सवाल रह गया। देखिए यहाँ पे क्या सवाल है अपने पास। सवाल है कि 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 225 मीटर लंबी ट्रेन को, जो दूसरी ट्रेन है 225 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन, और ये समान दिशा में अगर चलती है तो 72 सेकंड में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है। और अगर ये रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में चलती तो वे 18 सेकंड में पार कर जाती। तो आपको एक्स की लंबाई और वाई की चाल बतानी है। इजी है, देखिए आप वापस एक बार मैं पढ़ के समझाता हूँ क्या है सवाल में। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन रेलगाड़ी एक्स है जो कि 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी वाई को एक ही दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में चलने पर 72 सेकंड में पार करती है। लेकिन दोनों ट्रेनें अगर उल्टा दिशा में चलती हैं, एक दूसरे के विपरीत चलती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे पार करने में समय लगता है 18 सेकंड। तो आपको बताना है कि वाई की चाल और एक्स की लंबाई क्या होगी। अच्छा देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन पे एक बार गौर करें कि कहाँ पर ऑप्शन डिफरेंट है। तो आप अगर लंबाई देखेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन सेम सेम है, तो लंबाई की बात हम छोड़ देते हैं। ठीक है,
और अगर बात करते हैं हम चाल की, तो चाल यहाँ पर 45 है, 54 है, 36 है और 40 है, यानी कि चाल अलग अलग है। तो हम चाल ही निकाल लेते हैं, एक बार चाल सही आ जाएगा तो जो ऑप्शन में मिलेगा वही मार्क कर देंगे। तो हम चाल निकालने के लिए डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, आपको भी ये पता है कि दोनों बार डिस्टेंस सेम है दोस्त। क्या है, डिस्टेंस है सेम। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर डिस्टेंस सेम है तो आप बोलेंगे कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो अपोजिट होगा किसके, टाइम के। ठीक है, ये मैंने बोला था। अच्छा देखो आप, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, जैसे कि अगर ट्रेन सेम दिशा में चले तो भी हम लोग टोटल डिस्टेंस लिखेंगे दोनों ट्रेन की लेंथ, और अगर उल्टा दिशा में चले तो भी आप टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। दोनों केस में डिस्टेंस है दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। तो अगर दोनों केस में डिस्टेंस सेम है तो हम ये कह सकते हैं दोस्त कि जो S1/S2 आएगा स्पीड का रेशियो, वो T2/T1 होगा, यानी कि टाइम का उल्टा होगा, T2/T1। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्पीड पहले का कितना है। अब देखो शुरू में वो कह रहा है कि समान दिशा में जाते हैं, तो समान दिशा में हम घटाएंगे। अगर एक की चाल 60 है और दूसरे का मान लो y है तो हमें घटाना पड़ेगा। और दूसरे कंडीशन में वो उल्टा दिशा में चलते हैं तो हम जोड़ेंगे, यानी कि 60 + y। और ऐसे केस में आपको ये दे रखा है कि पहले जब वो समान दिशा में चल रहे हैं तो 72 का टाइम लगा है, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 18 का टाइम लगा है। यानी कि हमने ये S1/S2 लिख दिया किसके बराबर, T1/T2 के, T2/T1 के, सॉरी। अब यहाँ से आप कटाते हैं तो ये 18 चौक 72, यानी कि ये कितना आ गया, 4/1। अब देखो, या आप एक बार लिख दो इसको चाहो तो, ये मैं लिख देता हूँ एक बार कि अपने पास आ गया 60 - y बटा में 60 प्लस में y, और ये कितना हो गया दोस्त, 4/1 के। अब यहाँ से एक बार आप क्या करो कि यहाँ पर आप लगा दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो एक बार इनको हम जोड़ेंगे दोस्त, जोड़ेंगे तो ऊपर 120 बन जाएगा, और नीचे घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2y, और इधर जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा, और घटाने पर 3 बन जाएगा। तो इनको अगर आप कटाने की कोशिश कीजिएगा तो ये 3 से कट जाएगा, 24 × 5 = 120, 5 से 24 बार में, और ये 2 से 12 बार में, यानी कि x की वैल्यू 12×3 = 36 आ गई। और अगर 36 चाल आ गया तो 36 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो केवल चाल हमने निकाल लिया और बात बन गया। तो आपको ये सवाल समझ आया कि नहीं, आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पे आ जाते हैं। अब ज़्यादा सवाल नहीं रह गया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी चली पैदल, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ वो आंशिक दूरी चला साइकिल द्वारा। आपको बताना है कि साइकिल से कितनी दूरी चली है। यानी कि आप देखो सवाल में क्या है कि ओवरऑल उसने 50 किलोमीटर दूरी चला है और टाइम लगा है 9 घंटे, और इस कंडीशन में आपको ये दे रखा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चला है पैदल, और 10 की स्पीड से चला है वो कुछ दूरी साइकिल से। तो आपको बताना है साइकिल से कितना दूरी चला है। तो आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में हम मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो मैंने मिक्सचर एलिगेशन ही लगा देता हूँ। देखो एक बार चाल है उसका, पैदल की बात हम करते हैं। देखिए पैदल की बात है, वो 5 की स्पीड से चलता है, और साइकिल से वो कितना चलता है, 10 की स्पीड से चलता है। और ओवरऑल इसका स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर चला है 9 घंटे में। तो ओवरऑल स्पीड उसका 50/9 हो गया। अब आप देखो नीचे ये 9 है, तो 9 को कटाने के लिए मैं सबको 9 से गुणा कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा एक्चुअली में 90, और ये बन जाएगा अपने पास 45, और यहाँ पे 9 कट के 50 रह जाएगा। यानी कि ये केस ऐसे बन जाएगा, मैं यहाँ पे साफ सुथरा लिख देता हूँ कि पैदल वाला 45 है और साइकिल वाला 50 है, साइकिल वाला 90 है, सॉरी साइकिल वाला कितना है दोस्त, 90 है, और ओवरऑल जो उसका औसत चाल है वो है 50 का। अब आप घटा लो ऐसे, तो 90 में से 50 घटाओगे तो 40 आएगा, और यहाँ पर 5 आएगा, तो इसको 5 से हम कटाएंगे तो 5/40, यानी कि 8 और 1 का रेशियो आ रहा है। अब देखो ये जो 8 और 1 का रेशियो आ रहा है ये टाइम का रेशियो है। तो ओवरऑल अगर हम टाइम निकालें तो 8 और 1 टाइम कितना यूनिट हो जाएगा आप बताइए। तो आप बोलेंगे टाइम 9 यूनिट हो जाएगा, लेकिन सवाल में भी टोटल टाइम 9 ही घंटे हैं। अगर 9 9 के बराबर है, इसका मतलब ये 8 ही घंटे टाइम लगा है और ये 1 ही घंटे, यानी कि वो पैदल 8 घंटे तक चला है और वो साइकिल से 1 घंटे तक चला है। अब बताइए कि साइकिल से अगर की चाल से चलता है और 1 ही घंटे चला है तो कितना दूरी चला होगा, 10 किलोमीटर चला होगा। 10 की स्पीड से 1 घंटे चला तो 10 किलोमीटर चला, और 8 की स्पीड से पैदल चला है, 5 की स्पीड से चला है 8 घंटे तक, तो 8 × 5 = 40 चला होगा। वैसे ओवरऑल 50 हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी है 575। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे पर प्रस्थान करती है, और उसके जो औसत चाल है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे का, ठीक है। और दूसरी जो ट्रेन है वो
बी से बढ़ती है, ठीक है, सॉरी बी की ओर बढ़ती है ए से, और दूसरी ट्रेन बी से 3:30 बजे चलती है और 60 की स्पीड से चलती है और ए की ओर बढ़ती है। आपको बताना है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें मिलेंगी। तो आप बाई डायग्राम इस बात को समझ लो कि ए से एक ट्रेन चली, एक ट्रेन बी से चली। ए से जो चला है वो 3 बजे चला है, इधर वाला 3:30 में चला है, ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बीच की दूरी का कुछ अता पता नहीं है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, अता पता नहीं है तो आप ये बात समझ लो पहले कि ये आधे घंटे बाद चला है। तो जैसे हमने पहले सवाल में बनाया था, हम ये सोचेंगे कि ए आधे घंटे पहले चला है तो ये आधे घंटे में कितनी दूरी चल दिया होगा। तो आप बोलेंगे कि ए का जो स्पीड है वो एक्चुअली में 50 का है, तो ये आधे घंटे में मान लीजिए यहाँ तक आ गया, यानी कि ये 25 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया आधे घंटे में। अब ज़रा बात ध्यान से आप समझिएगा कि आधे घंटे में ये मान लीजिए 25 की दूरी तय करके यहाँ पर आ गया, सी पर आ गया पॉइंट। अब आपको बताना है कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो ये बताना है कि ये ट्रेनें ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। तो अभी हम सी से कितनी दूरी पर मिलेंगी ये बात निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि मिलने में टाइम सेम होता है, और अगर टाइम सेम होता है तो मैंने बोला था आपको कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा d1/d2 ये स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। और स्पीड हमें पता है, एक का स्पीड 50 का है, एक का स्पीड 60 का है, यानी कि मैं घटाऊंगा तो ये 5/6 स्पीड का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और अभी देखो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये टोटल, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि ये टोटल ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, पहले ए से बी तक की हम बात करते हैं। अगर d1 और d2 को मैं जोड़ दूं, दोनों द्वारा चली गई दूरी मैं जोड़ दूं, तो आप बोलेंगे कि 11 आएगा d1 + d2, यानी कि पहले ने जितनी दूरी चला और दूसरे ने जितनी दूरी चला, सबको मिलाकर ओवरऑल कुल दूरी 11 हो गई यूनिट में। लेकिन कुल दूरी सवाल में कितनी है ये, तो आप बोलेंगे कुल दूरी है 575। तो अगर ये 575 है तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि 11 की वैल्यू 575 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 11×5=55, और फिर से 11×5=55, एक की वैल्यू 55 आ गई। तो ए से कितनी दूरी पर मिला है, तो ए क्या कितना है, वैल्यू 5 है, तो आप 5 से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। 5 से कितना होगा, 5×5=25 का 5, 5×5=25 और 2 27, यानी कि 275। तो ए से 275 किलोमीटर की दूरी पर चलेगा। देखिए इस 25 का बीच में काम क्यों नहीं आया मैं बता रहा हूँ। अगर इस 25 को कंसिडर करना होता तो आप इस बीच की दूरी को 575 ना मान के 25 घटा के और फिर आपको मानना पड़ता कितना बीच की दूरी, तो आप बोलेंगे 75 घटा देंगे तो 550 मानना पड़ता। अब देखो अगर मैं बीच की दूरी 550 मानता तो मैं लिखता कि 11 की वैल्यू 575 ना लिख के लिखता 11 की वैल्यू कितनी है, 550 है, और फिर लिखता कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11×5=55 50। और अगर एक की वैल्यू 50 है तो अब ऐसे में आप ऊपर 5 की वैल्यू लिखते तो 5 की वैल्यू 250 आ जाता, ठीक है। यानी कि ए सी के बाद आगे 250 चलेगा तब मिलेगा। तो सी के बाद 250 आगे चल रहा है, लेकिन 25 पहले से चल के आया है, तो टोटल ऐसे भी निकालते आपको तो 250 और प्लस 25 275 मिल जाता है। तो ये दोस्त इस वीडियो का लास्ट सवाल था। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए, और फिर आप अगले टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।